नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं वॉर अपडेट विद अमित कुमार पालित। युद्ध को करीब 6 दिन हो चुके हैं। हम युद्ध इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह के हालात इस वक्त मिडिल ईस्ट में फिर से बनते हुए नजर आ रहे हैं, ये आगे चलकर एक बड़े युद्ध में ही तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों ही तरफ से ऐसा लग नहीं रहा है कि वो एक बार फिर से बैठकर अपने इस मसले को या जो भी उनके मसले हैं उनके बीच में उसे सुलझा सकते हैं, चाहे वो हॉर्मूज का हो या फिर न्यूक्लियर का मुद्दा हो। बहरहाल 6 दिन हो चुके हैं और 6 दिन से लगातार अमेरिका और ईरान के बीच टकराव जारी है मिडिल ईस्ट में। और इस बीच अमेरिका की ओर से ताज़ा हमले भी हुए हैं। अमेरिका ने गुरुवार को रात में ईरान में लगातार 6ठी बार हमले किए और बहुत ही स्पेसिफिक टारगेट्स किए गए हैं। और ये जो टारगेट्स हैं ये मिलिट्री भी थे और साथ ही साथ सिविलियन भी थे। ये आगे बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि दोनों ही तरह के टारगेट्स को इस वक्त अमेरिका अपने निशाने पर ले रहा है। और हालिया हमले में दक्षिणी इलाकों के साथ देश के कुछ अंदरूनी इलाकों में भी जो इंटरनल एरियाज हैं वहां पर काफी ज्यादा हमले हुए अमेरिका की ओर से। तो अमेरिका की जो सेंट्रल कमांड है वो इस वक्त तो पिछले 6 दिन से हमले कर रहा है, बहुत ही स्पेसिफिक है और उसको पता है कि ये जो हमले हो रहे हैं उसका जो मकसद है वो जो ईरान है उसकी पकड़ जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज पर है उसको कमजोर करना है, क्योंकि ये सारा का सारा जो पूरा मुद्दा है कहीं ना कहीं घूमकर स्टेट ऑफ हॉर्मूज पर ही आ गया है। अब जिस पॉइंट्स के आधार पर समझौता हुआ था दोनों देशों के बीच, ईरान और अमेरिका के बीच, वो जो पॉइंट्स थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक था न्यूक्लियर और दूसरा था स्टेट ऑफ हॉर्मूज। अब उसी के एवज में अमेरिका तैयार हुआ था कि ईरान को इजाज़त दी गई थी कि वो तेल बेच सकता है, सैंक्शंस हटा लिए गए थे और उसको पैसे देने पर भी बातचीत चल रही थी। लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मूज को खुला रखना ये शर्त ईरान ने पूरी नहीं की और समझौता होने के बाद भी स्टेट ऑफ हॉर्मूज पर अपना आधिपत्य बनाए रखने के लिए उसकी इजाजत के बगैर जो भी जहाज निकले उनके ऊपर हमला किया, जिसका जवाब अमेरिका ने दिया। और उसी का नतीजा है कि जो पीस डील थी वो कहीं ना कहीं अब ठंडे बस्ते में चली गई है। हालांकि तोड़ी नहीं गई है, लेकिन बात बिल्कुल क्लियर है कि अब जो आगे हालात बन रहे हैं वो युद्ध के ही बन रहे हैं। फिलहाल इसे संघर्ष कहा जा रहा है, लेकिन ये संघर्ष कब बड़े युद्ध में तब्दील हो जाए और इसमें कई और देश शामिल हो जाए, इसको लेकर कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। अब दूसरी बात आती है कि आखिरकार अमेरिका की ओर से जो सेंट्रल कमांड की ओर से जो जगह चूज किए गए हैं वो कौन कौन से। सबसे महत्वपूर्ण है स्टेट ऑफ हॉर्मूज के पास मौजूद वो द्वीप और साथ ही साथ वो बेसेस और शहर जहां से स्टेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर हमले होते हैं, IRGC को सपोर्ट मिलता है। और दक्षिण का पूरा जो ईरान का इलाका, जिसके जरिए ना सिर्फ ओमान की खाड़ी बल्कि अरब सागर के पास भी जो इलाके हैं उस पर उसने अपनी नजर बनाए रखी है, दबदबा बनाए रखा है और उसको लेकर लगातार हवाई हमले हो रहे हैं अमेरिका की ओर से, जिसमें अमेरिका की नेवी सबसे ज्यादा इस वक्त स्ट्राइक कर रही है और डीप स्ट्राइक कर रही है। अब ईरान का भी इस मामले में जो अब कदम है वो दायरा बढ़ता हुआ जा रहा है। अभी तक ये इजराइल तक पहुंचा नहीं है, लेकिन सीरिया तक पहुंच चुका है। अब ईरान की ओर से जो हमले हो रहे हैं उसमें कतर है, कुवैत है, बहरीन है। यहाँ तो पहले भी उसने हमले किए थे, लेकिन अब इस बार उसने अपना जो दायरा है, देखिए, बहरीन और सीरिया में भी बढ़ाया है, जहां पर अमेरिकी ठिकाने हैं। आपको याद हो, सीरिया तो एक तरह से जब असद हुआ करते थे वहां पर राष्ट्रपति होते थे, तब वो ईरान का एक तरह से सहयोगी था। लेकिन जैसे वहां पर तख्ता पलट हो गई, उसके बाद से सीरिया से ईरान कहीं ना कहीं पीछे हटा है और हिजबुल्ला भी वहां से आउट हो गया है। अब वहां पर अमेरिका के कह सकते हैं कि ज्यादा करीबी लोग हैं वो सत्ता में काबिज हैं और वहां पर जो बेसेस हैं जिसका इस्तेमाल करता रहा है अमेरिका ISIS पर हमले करने के लिए, उनको टारगेट किया गया। तो जो दायरा है, अब सोचिए कि वो जॉर्डन, इराक, मतलब ईरान, इराक, जॉर्डन होते हुए सीरिया तक पहुंच गया है। अब इजराइल तक अगर पहुंचता है तो इजराइल ने कहा है कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है, टारगेट किया जाता है, तो फिर उसका वो जवाब देंगे। बहरहाल अमेरिका और ईरान के बीच इस वक्त संघर्ष है। अब कभी भी अगर इसमें एंट्री हो जाती है इजराइल की, तो आप समझ सकते हैं कि एक बार फिर से वही हालात बन जाएंगे जो समझौते से पहले हुए थे, यानी जून से पहले के फिर से हालात बन जाएंगे। अब अमेरिका और ईरान के बीच जो तकरार है इसमें कहीं से भी कोशिश तो हो रही है। अब पाकिस्तान का नाम सोचिए, पाकिस्तान ने तो दावा किया था कि हमने ये डील करवा दी है, उसने नाम भी दे दिया था इस्लामाबाद पीस डील। अब वो इस्लामाबाद पीस डील था, शायद इसी वजह से वो चला ही नहीं और पिछले 6 दिन से संघर्ष जारी है।
अब पाकिस्तान की ओर से बताया तो जा रहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिश कहाँ दिख रही है किसी को नहीं पता है, कुछ हो भी रहा है नहीं हो रहा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कतर। कतर की ओर से काफ़ी इसमें एफर्ट्स लगाए गए, वेन्यू दिया गया और ये कोशिश की गई कि किसी भी तरह से पीस डील को रखा जाए, तोड़ा ना जाए, लेकिन बातचीत के लिए दोनों ही देश टेबल पर नहीं आ रहे। और मसला क्या है? और मसला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस वक्त कह सकते हैं कि ईरान का न्यूक्लियर बॉम्ब है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आप कुछ भी कह सकते हैं, उसका ये ब्रह्मास्त्र है जिसका वो इस्तेमाल कर रहा है कि किसी भी तरह से अमेरिका और पूरी दुनिया को झुका दे। लेकिन इस बार अमेरिका झुकने के मूड में लग नहीं रहा है, इसलिए वो लगातार जो हमले कर रहे हैं वो बहुत ही स्ट्रैटेजिकली हमले किए जा रहे हैं। अब आपको ज़रा बताते हैं कि हो क्या रहा है। अब यहाँ पर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, आप देख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इस इलाके पे लगातार वो निशाना बनाता रहा। अब यहाँ पर हमला करने के लिए उसने अपने इस इलाके को इस्तेमाल किया है, ये इलाके का। अब इन इलाकों का जब इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पर, तो हमले भी इस दायरे में ही हो रहे हैं अमेरिका की ओर से। अब ईरान जवाब जब देता है तो ईरान पहले यहाँ पर देखिए कुवैत, इराक, सीरिया और ये जॉर्डन तक हमले कर रहा है। और यहाँ बहरीन, एक कतर हो गया, और कतर के पास छोटा सा आइलैंड है यहाँ पर बहरीन। अभी तक उसने यूएई के ऊपर कोई बड़ा हमला नहीं किया, जिस तरह से लगातार वो बहरीन, कुवैत और इन सब इलाकों को निशाना बना रहा है। सऊदी अरब और साथ ही साथ यूएई के साथ तो ये बताया जाता है कि पैक्ट हुआ है। पैक्ट में बताया जाता है कि कुछ पैसे भी दिए गए हैं ईरान को, ताकि उन पर हमले ना करें। अब जो हमले ना करें, इसके लिए अगर पैसे दिए गए तो शायद इस वजह से ईरान अभी तक उसने यूएई को या फिर सऊदी अरब को छुआ नहीं है। लेकिन कब तक? बहरीन, कतर और साथ ही साथ कुवैत, सीरिया, जॉर्डन और यहाँ तक उसकी अब मारक क्षमता उसने में बढ़ाई है और मिसाइलें और ड्रोन्स दाग रहा है। अमेरिका की ओर से जो सबसे महत्वपूर्ण है इस इलाके में, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर बंदर अब्बास है और साथ ही यहाँ पर कश्म आइलैंड है, और ये जो साउथ का पूरा इलाका है ईरान का, यहाँ पर जितने भी IRGC के टावर्स लगे हुए थे, टेलीकम्युनिकेशन टावर्स, उनको उड़ा दिया गया। साथ ही साथ यहाँ पर ड्रोन्स के लिए जो बेस बनाए गए थे, कमांड सेंटर थे, उनको उड़ा दिया गया। बंदर अब्बास इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बंदर अब्बास में IRGC नेवी का बेस है, और यहीं से जो छोटे छोटे बोट्स निकलते थे वो भी यहाँ पर अटैक किया करते थे। बंदर अब्बास ना सिर्फ सामरिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि कमर्शियल भी वहाँ पर शिपिंग पोर्ट है। तो दोनों लिहाज से देखा जाए तो बंदर अब्बास को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, एक बड़ा शहर भी। और जो इस इलाके में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, खास तौर पे जो ब्रिजेस हैं सदर्न ऑफ ईरान में, यानी दक्षिणी ईरान में जो ब्रिजेस हैं, उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ताकि जो कम्युनिकेशन रूट है तेहरान के साथ, तेहरान तो यहाँ ऊपर है, तेहरान के साथ या फिर आसपास के जो महत्वपूर्ण शहर, यहाँ से जो ये इनकी रूट्स हैं, इनको खत्म कर दिया जाए। और जो रीसप्लाई है, सप्लाई चेन को धीरे धीरे तोड़ा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना आप बर्बाद कर दें कि अमेरिका के जब हमले हो या जब डीप स्ट्राइक करने जाए या कभी अगर जमीन पे भी उतरने का सोचता है ग्राउंड पे, तो वैसे वक्त में ईरान पलटवार नहीं कर सकता है। लेकिन अमेरिका बहुत स्ट्रैटेजिकली इस वक्त काम कर रहा है। पिछली बार की तरह नहीं कि सीधा गए अंदर हमले शुरू कर दिए। अब उसने तेहरान को इससे दूर रखा है फिलहाल, क्योंकि तेहरान के ऊपर बहुत ज़्यादा हमले नहीं हो रहे। ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन इस वक्त जो हमलों के हो रहे हैं, देखिए इक्का दुक्का हमले हो सकते हैं लेकिन वो सांकेतिक होंगे। लेकिन जिसको आप कहते हैं स्ट्रैटेजिक, रणनीतिक तौर पर जो इस वक्त हमले हैं वो हॉर्मुज के पास और साथ ही साथ दक्षिणी ईरान पे होने का मकसद सिर्फ एक ही है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को किसी तरह से ईरान के कब्जे से या उसके प्रभाव क्षेत्र से दूर कर दिया जाए कि इस इलाके में कुछ कर ना पाए। और यही वजह है कि इस वक्त हमले हो रहे हैं। दूसरी बड़ी बात है कि क्या इसमें बाकी देश भी क्या शामिल हो सकते हैं? अब होने के लिए तो नेटो के साथ जब बातचीत हो रही थी तो नेटो ने इस बात को लेकर, जो बाकी देश थे उन्होंने कहा था कि वो चाहते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहे। लेकिन अभी तक किसी देश ने खुलकर ये तो नहीं बोला है कि वो अमेरिका के साथ आएंगे या फिर अमेरिका के साथ अगर जरूरत पड़े तो ईरान के खिलाफ लड़ेंगे। और ना ही इजराइल अभी तक आया है। दूसरी तरफ इजराइल और हिजबुल्लाह और लेबनान के बीच में जो कहीं ना कहीं एक समझौता था, वहाँ पर अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है
कि ईरान इजराइल को टारगेट करे, लेकिन कब तक ईरान ऐसा करेगा और कब तक इजराइल इस युद्ध में नहीं आएगा, ये इस वक्त सबसे बड़ा प्रश्न है। और जिस दिन इजराइल की एंट्री हो जाती है या फिर अब सीरिया के बाद, जॉर्डन के बाद अगर इजराइल के ऊपर हमले हो जाते हैं, फिर ईरान के साथ जो युद्ध है वाकई में वो संघर्ष नहीं रह जाएगा, जिसको संघर्ष बोला जा रहा है वो युद्ध में ही तब्दील हो जाएगा। अब इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? एक बार फिर से उन देशों को जिनका तेल की आवाजाही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होती है। अब 17 जून के बाद से, क्यों 17 जून को सिग्नेचर साइन हो गए थे, उसके बाद से जो ट्रैफिक आया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, जो जहाज यहाँ से निकले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 17 जून के बाद 17 जून, उसके बाद यहाँ पर जितने भी जहाज आवाजाही उसमें लगभग 40% जो जहाज आए गए हैं वो एक भारत और दूसरा चीन। भारत और चीन के सबसे ज्यादा जहाज थे जिन्होंने आवाजाही की है यहाँ से, और उनकी संख्या करीब 40% या उससे ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि भारत और चीन के लिए वाकई में अगर ये एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद हो जाना, एक आप कह सकते हैं कि अच्छी बात नहीं है, या अच्छे संकेत नहीं है, या अच्छी खबर नहीं है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अमेरिका ने भी अपना ब्लॉकेड लगा के रखा हुआ है। हालांकि ब्लॉकेड की वजह से भारत को नुकसान नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जो हमले हुए उसमें भारतीय नाविकों की जान गई, और इस बात को लेकर भारत ने लगातार इसको चिताया है कि ये जो इस वक्त यहाँ पर जो जहाज़ों की आवाजाही हो रही है उसमें भारतीय बहुत हैं, और जो हमले होते हैं उसमें भारतीयों की जान जा रही है। और दूसरी तरफ जो तेल की आवाजाही होती है उस पर भी कहीं ना कहीं एक तरह से रोक लग गया है। लेकिन पिछले दिनों जब युद्ध की शुरुआत हुई थी, भारत ने अपना पूरा का पूरा जो शिफ्ट था तेल का और कच्चे तेल को लाने का, वो रशिया और साथ ही अमेरिका, लैटिन अमेरिका, इन देशों से कर लिया था। खासतौर पे एलपीजी भी अमेरिका से ही हमने मंगवाना शुरू कर दिया था। इस वजह से जो सप्लाई है, सप्लाई दुरुस्त रहेगी, लेकिन अगर आपको उम्मीद ये हो रही थी कि दामों में कमी आ जाएगी, तो उसके लिए आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि एक बार फिर से जहाँ से तेल आने से सस्ता हो सकता था या फिर गैस की कीमत कम हो सकती थी, वहाँ एक बार फिर से युद्ध के हालात बन गए हैं और एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया है। आपकी क्या राय है? कि आपको लगता है कि आने वाले वक्त में ये संघर्ष एक बार फिर से युद्ध में तब्दील हो जाएगा? जरूर लिख के बताइएगा कमेंट में।